दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आईडीबीआई बिक गया, दो सरकारी बैंक और बिक जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियां कतार में हैं, वह भी बिक जाएगी। एलआईसी की हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। इस देश के भीतर में 100 से ज्यादा एयर इंडिया अथॉरिटी जो हवाई अड्डों को चलाती है, उसकी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी हो चली है। पीएसयूज लगातार कतार में है। 12 की बिक्री इसी एक बरस में होनी है। उसके बाद 100 से ज्यादा पीएसयू बिकने को तैयार है। और इन सब के अलावे जो भी क्षेत्र आप सोच सकते हैं, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो पोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई अड्डों का क्षेत्र हो, चाहे वो तेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र आपके जहन में आएगा, सब कुछ बेचने की तैयारी में सरकार आ चुकी है। और इसके लिए एक शब्द होता है निजीकरण, और इस निजीकरण के साथ एक दूसरा शब्द होता है कि दरअसल इसके जरिए भारत की इकोनॉमी पटरी पर आ पाएगी। और इसके बाद एक तीसरा शब्द होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर भारत का मोनेटाइजेशन किया जाए तो भारत के पास तो अकूत संपत्ति है। वो सारी संपत्ति का अभी तक मोनेटाइजेशन क्यों नहीं किया गया? तो तकरीबन 10 मंत्रालयों को कहा गया है कि 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ आप यही काम करें कि अपने यहां मंत्रालय के भीतर जो भी विभाग आते हैं, जो भी पीएसयूज आते हैं, उनकी बिक्री कैसे किस रूप में होगी, जरा यह हमें बता दीजिए। यानी इस देश का नीति आयोग भी इस दिशा में लगा है, सरकार भी इस दिशा में लगी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस दिशा में लगी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इस दिशा में लगी है, आरबीआई भी इस दिशा में लगा है। और इसके बाद जनता के भीतर जो भी डर भय हो, अब धीरे धीरे अगर निजीकरण के खिलाफ आंदोलनरत बैंक कर्मी मैदान में है, तो उसके तुरंत बाद इस देश के इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी मैदान में होंगे। उसके बाद एलआईसी से जुड़ी कंपनियां के कर्मचारी मैदान में होंगे। हर कोई स्ट्राइक की दिशा में जाएगा। 15-16 बैंक की स्ट्राइक, 17 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी की स्ट्राइक, 18 तारीख को एलआईसी की स्ट्राइक। लेकिन इस स्ट्राइक से होगा क्या? सरकार के पास तो अकूत ताकत है, और एक वक्त भारत तो अकूत संपत्ति का मालिक हुआ करता था, और कहा जाता था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन क्या किसी ने कल्पना की थी कि जो डाल डाल पर सोने की चिड़ियां है, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगानी शुरू कर दी जाए? क्योंकि आज जब बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, उसमें 4 यूनियन बैंक ऑफिसर से जुड़ी हुई है, 5 यूनियन कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। और अब हर कोई समझ पा रहा है कि दरअसल इस दौर में कोई रोजगार तो किसी को मिला नहीं, रोजगार छिनने जरूर लगा। और इस प्रक्रिया में जो भी बोली लगाई जा रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, उसमें आने वाले वक्त में सिवाय पूंजी की ताकत चंद हथेलियों में रहेगी, और सरकार उसके जरिए इन तमाम चीजों के मोनेटाइजेशन के साथ अपनी कमाई को बढ़ाते चली जाएगी, लेकिन जनता की हथेली खाली रहेगी। कई सवालों ने इस दौर में जन्म दे दिया है, और हमें लगता है कि इन सवालों को जानने और उठाने से पहले आज सही मायने में उस कच्चे चिट्ठे को समझ लीजिए, जिस कच्चे चिट्ठे को सरकार बताने से घबराती है, या फिर बताती भी है टुकड़ों में बताती है। संसद के भीतर जब सवाल किए जाते हैं तो छिटपुट जवाब दिए जाते हैं। आरटीआई से कोई जवाब किसी को मिल नहीं पाता है, और वो वापस बैरंग लौट कर चले आता है। तो आज शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत तो इस बात से ही कर देते हैं कि जब इस देश के भीतर में कंपनियों का बंद होना शुरू हुआ, सिर्फ 2020 में, यानी जो लॉकडाउन का पीरियड था, जो महामारी का पीरियड था, उस दौर में भारत में 10,000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। सबसे ज्यादा दिल्ली की कंपनियां बंद हुई हैं, 2,394। उत्तर प्रदेश में 1,936, जिसमें एनसीआर का इलाका खासतौर से, नोएडा का इलाका खासतौर से मशहूर है। तमिलनाडु में 1,322 कंपनियां, महाराष्ट्र में 1,269 कंपनियां, कर्नाटक में 836, चंडीगढ़ में 501, राजस्थान में 469, तेलंगाना में 404, और जिन जगहों पर कंपनियां ही नहीं थी वहां भी बंद हो गई। मसलन मध्य प्रदेश 111 कंपनियां बंद हो गई, बिहार में 104 कंपनियां बंद हो गई, उड़ीसा में 78 कंपनियां बंद हो गई, छत्तीसगढ़ में 47 कंपनियां बंद हो गई, गुजरात में भी 17 कंपनियां बंद हुई है। ये कंपनियां बंद इसलिए हुई क्योंकि इनके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा था जिसके जरिए ये बैंकों से उधारी ले पाते, और राजनीतिक तौर पर इनके पास ऐसा कोई क्रोनी कैपिटलिज्म का गठजोड़ नहीं था कि बैंक इनको कर्ज दे देते, बाद में ये खुद को दिवालिया घोषित कर देते और पैसा लेके उड़नछू हो जाते। ऐसी स्थिति नहीं थी। तो 10,113 कंपनियां इस दौर में बंद हो गई। ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का दिया गया है।
सवाल यह है कि इन सब के साथ इस देश में जहां जहां से पैसा सरकार को कमाना है उसकी फेहरिस्त बड़ी लंबी है। और सरकारी अधिकारी और बाबुओं ने वाकई बड़ा काम किया है, चाहे वो नीति आयोग अपने तौर पर काम कर रहा हो या पीएमओ या दूसरे मंत्रालयों में बैठे हुए बाबू हो। उन्होंने तय किया कि देश का टोल रोड, पोर्ट यानी बंदरगाह, क्रूज टर्मिनल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टावर्स, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशन मेट्रो स्टेशन, वेयर हाउस, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सब कुछ बेच दिया जाए और सरकार नहीं चलाए बल्कि निजी हाथ चलाएं और 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन जगहों से जो मोनेटाइजेशन किया जाएगा उससे कमाई होनी चाहिए। और नीति आयोग ने 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों की पहचान भी कर ली, वह भी बिक जाएंगे। इतना ही नहीं, 12 पीएसयू तो अगर लाइन में लगे हुए हैं, इनके साथ साथ 4 बैंक भी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको भी बेचने की तैयारी है। उनका डाटा भी अलग है। और 10 मंत्रालयों को तो यहां तक कहा गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक इस बात को ध्यान रखिए कि आपके अंतर्गत किन किन चीजों का मोनेटाइजेशन हो सकता है ना। यह कमाल की चीज, कहां कहां से पैसा कितना जुगाड़ना यह भी देख लीजिए जब चीजें मोनेटाइज की जाएंगी। सवाल है रेलवे स्टेशन का, बंदरगाहों का, हवाई अड्डों का, टेलीकॉम के क्षेत्र में बीएसएनएल का हाल हमने देख लिया। पावर के सेक्टर में लगातार जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को चीजें दी जा रही है, कहां कहां से कितने पैसे की कमाई होनी है। रेलवे से 90,000 करोड़ रुपए, टेलीकॉम से 40,000 करोड़ रुपए, रोड और हाईवे से 30,000 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर से 27,000 करोड़ रुपए, एविएशन से 20,000 करोड़ रुपए, स्पोर्ट्स यानी जो खास तौर से स्टेडियम्स का जिक्र है उसमें 20,000 करोड़ रुपए। एक स्टेडियम का नाम देश के प्रधानमंत्री पर भी आ गया है और वो भी एक तरफ अडानी एंड है तो दूसरी तरफ रिलायंस एंड है, वो भी प्राइवेट सेक्टर का ही है। पेट्रोलियम 17,000 करोड़ रुपए, पोर्ट एंड शिपिंग 4,000 करोड़ रुपए। ये डाटा सरकार का है जिसमें बताया गया है इतने पैसे की जुगाड़ हम लोग कर लेंगे। और इन सब का जिक्र हम आपसे जब कर रहे हैं तभी ऐलान यह भी हो गया कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद के जो हवाई अड्डे हैं जहां पर सरकार की भागीदारी जो कि एयर इंडिया अथॉरिटी के जरिए होती है 26% ही बची हुई थी, अब वह हिस्सेदारी भी बेच दी जाए। मसलन मुंबई में तो इससे पहले 74% हिस्सेदारी अडानी साहब ने खरीद ली, 26% बची हुई थी उसको भी बेच दीजिए। दिल्ली में 26% बची हुई थी, बाकी 54% जीएमआर के पास है, 10% फाफोर्ड एजी के पास है, 10% मलेशिया के कंपनी इरामन उसके पास है। बेंगलोर और हैदराबाद में भी कुछ यही हाल है। यानी यहां पर भी आपको एसेट मोनेटाइजेशन करना है। और चूंकि 2021-22 के बजट में यह निर्धारित किया गया कि दरअसल 2.5 लाख करोड़ रुपए की आपको कमाई करनी है तो फिर उसको कमा लीजिए ना, फिर बाकी क्यों छुपा हुआ है। और बैंकों का जैसे ही जिक्र आएगा सरकार कह रही है हम उस पर कितना खर्च करें। सरकार यह नहीं बताती है कि इन्हीं बैंकों को उन्हीं के इशारे पर कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस हाउसेस को जो पैसे दिए गए, जिन्होंने कईयों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और कई पैसे लेकर फरार हो गए, उस दिशा में सरकार कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सरकार इस बात का जिक्र करती है कि हमने बीते 3 बरस में सरकारी बैंकों को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इस बात का ढोल पीट के वो प्रचार करती है और कहती है कि रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जो था उससे भी तो हमने 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, तो क्यों नहीं बैंकों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए। एक सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए, आईसीआईसी बैंक के भीतर का जो घपला घोटाला हुआ तो प्राइवेट बैंक था, जो एक्सिस बैंक के भीतर हुआ वह भी तो प्राइवेट बैंक था, जो लक्ष्मी विलास बैंक था वह भी तो प्राइवेट बैंक था। तो प्राइवेट बैंक इस देश की जनता को धोखा नहीं देंगे, यह कहां छुपा हुआ है। और जनता को धोखा देना तो दूर, बैंक को ही कैसे खोखला इस दौर में कर दिया गया और सरकार सिर्फ ताकती रह गई, उसकी शुरुआत हमें लगता है कि आज जब कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो वो इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि बैंकों के भीतर में जो रोजगार था वो रोजगार सिस्टमेटिकली बीते 5 बरस में कम कर दिया गया। औसत 2014 के बाद से सिर्फ 21,000 बहाली हर बरस हुई। इससे पहले के दौर में जब आप चले जाइएगा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो, पीवी नरसिम्हा राव का दौर हो, मनमोहन सिंह का दौर हो, उस कतार में जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो इस देश के बैंकों में औसतन जो था वह लगभग 66,111 नियुक्तियां होती थी। यह औसत हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस दौर में जब आप आएंगे तो 21,910 नियुक्तियां मोदी काल में हुई है। और यहीं से बात शुरू होती है कि अब
जब बैंकों के सामने यह संकट आकर खड़ा हो गया है कि दरअसल उनकी नौकरियां तो नहीं चली जाएंगी, तो इसमें हमें लगता है शुरुआत 4 बैंकों से करनी चाहिए। ये 4 बैंक हैं: बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले समझिए कि ये बैंक, यही नहीं, सारे कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो घाटे में कैसे चले गए और इसी दौर में घाटे में गए हैं, ये थोड़ा अपने जहन में रखिएगा। क्योंकि जैसे ही आप एनपीए का जिक्र करते हैं तो हम पहले 4 बैंकों का खाचा आपको बतलाते हैं जो बैंक अब वहां पर तय हो चला है कि वो बैंक खत्म हो जाएंगे। एक बात और जहन में रखिए, अगर आप लौट चलिएगा तो 2017 में इस देश के भीतर में 27 बैंक थे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 12 बैंक बचे हैं। अगले बरस जब बात करेंगे तो 8 बैंक बचेंगे और 2024 का इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो सिर्फ 4 या 5 बैंक बनेंगे, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट और एक नॉर्थ और एक सेंट्रल बैंक। यही 5 बैंक बचेंगे। इसके अलावा सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में जा चुके होंगे। लेकिन लौटिए इस बात पर, जिन 4 बैंकों के जिक्र का अब शुरू हो गया है उसमें बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया 31 मार्च 2014, जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मोदी सरकार नहीं आई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बने थे, बैंक ऑफ इंडिया पर उस वक्त एनपीए जो था वह 10,274 करोड़ रुपए का था। लेकिन वह 2019 में बढ़ते बढ़ते 60,000 करोड़ पार कर गया। इसी दौर में 50,000 करोड़ बढ़ गया एनपीए। सेंट्रल बैंक 11,500 करोड़ 31 मार्च 2014 को, आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते ये लगभग 40,000 करोड़ पर पहुंच गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2,860 करोड़, एनपीए इस पर था 31 मार्च 2014 को, आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते 18,000 करोड़ को पार कर गया। इंडियन ओवरसीज बैंक 7,838 करोड़ रुपए, यह उस पर एनपीए हुआ करता था, जो कि आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 36,000 करोड़ को पार कर गया है। ये एनपीए इसी दौर में बढ़ा है और सरकार कहती है कि दरअसल यह इंटरेस्ट का हिस्सा है। इंटरेस्ट का हिस्सा कभी भी 1,000% नहीं होता है। 1,000% तक की बढ़ोतरी अगर एनपीए में बैंकों के ऊपर इस दौर में हो गई तो बैंक को जो प्रॉफिट होता है वह भी तो घाटे में जा रहा होगा। यह सवाल तो कोई नहीं उठाएगा। लेकिन बैंक अंदर से कैसे जर्जर होते चले जा रहे हैं, इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, जनता की गाढ़ी कमाई बैंक में होती है। बैंक कर्मियों की जो मेहनत होती है उसकी एवज में उन्हें वेतन मिलता है, लेकिन उनकी जो मेहनत होती है वह भी इस दौर में धुल गई। और बैंक का मुनाफा जो है वह एनपीए के तहत या जो लोन बांट दिए जाते हैं इस देश के विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वह भी पानी पानी हो गए और रफा दफा कर दिए गए। इन 4 बैंकों में 1,22,000 कर्मचारी हैं और इन पर कुल एनपीए इन 4 बैंकों का जब आप मिला दीजिएगा तो ये तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बैठता है। 1.5 लाख करोड़ से कुछ कम का है, 1,40,000 करोड़ रुपए या 1,45,000 करोड़ के बीच में इन 4 बैंकों का एनपीए। लेकिन यहां के जो कर्मचारी 1,22,000 हैं उनके तो माथे पर तलवार लटकी हुई होगी। वह तो सोच रहे होंगे आज नहीं कल नौकरी गई, और इसीलिए वो मैदान में आ गए हैं और कह रहे हैं कि अब प्राइवेटाइजेशन नहीं होंगे और प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। ध्यान दीजिए, तो धीरे धीरे इस देश में हर डाल पर बैठी सोनी की चिड़िया को मोनेटाइज करके उसको बेचने की प्रक्रिया में इस देश को ले आया गया है और यही हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन अब असल चीज पर आइए कि इस दौर में कितना घाटा, कितना नुकसान बैंकों को हुआ है और बैंक कंगाल कैसे हो रहे हैं। आपके जहन में तुरंत आएगा, नहीं नहीं, यह स्थिति तो मनमोहन सिंह के दौर में भी थी। तो हमको लगता है मनमोहन सिंह के दौर का एक डाटा ईयर वाइज बताएं या आपको एक मुश्त बता दें। 2009 से लेकर 2013-14 तक कुल बैंकों का प्रॉफिट जो था वो 4,41,051 करोड़ रुपए था। ये टोटल प्रॉफिट था मनमोहन सिंह के लास्ट 5 ईयर्स में। एनपीए जो था वो 1,92,534 करोड़ था इन बैंकों का एनपीए। यानी अगर आप उस प्रॉफिट में से एनपीए को माइनस कर दीजिएगा तो बैंक के पास प्रॉफिट था 2,21,272 करोड़ रुपए। लेकिन मोदी सरकार के दौर में क्या हुआ? मोदी सरकार के दौर में बैंक का प्रॉफिट बढ़ गया और बैंक के प्रॉफिट से ज्यादा एनपीए बढ़ गया और बैंक घाटे में चला गया। हम आपको ईयर वाइज बताएं, उससे पहले पूरे ढांचे को समझिए। मोदी सरकार के पहले 5 बरस में 7,39,114 करोड़ रुपए का मुनाफा बैंकों को हुआ है।
लेकिन बैंकों के ऊपर एनपीए का बोझ जो था वह 8,92,972 करोड़ का। बैंकों के पास प्रॉफिट क्या बचा? नेगेटिव में चला गया, -1,43,818 करोड़ रुपए। यानी बैंक नुकसान में है, घाटे में है, उनका प्रॉफिट एनपीए के भीतर घुल गया। अगर इसको आप सिस्टमेटिकली और समझना चाहेंगे ईयर वाइज, तो हमको लगता है वह भी आपको जानने का हक है। 2014-15 में जब यह सरकार आई, 1,37,817 करोड़ रुपए बैंक का प्रॉफिट था और एनपीए था 76,837 करोड़ रुपए। बैंकों ने अपना प्रॉफिट दिखाया 37,540 करोड़ रुपए। 2015-16 से स्थिति बदलनी शुरू हो गई। अभी तो 37,000 फिर भी प्रॉफिट का बैंक था 2014-15 में, मनमोहन सिंह की फिलॉसफी चली आ रही थी। 15-16 में आकर प्रॉफिट हुआ 1,36,926 करोड़ का और एनपीए हो गया 1,60,303 करोड़ का, यानी माइनस में चला गया। यानी बैंक सारे लॉस में चले गए, लगभग 18,000 करोड़ के, एक्यूरेसी -17,993 करोड़। यह घाटा था बैंकों का। 16-17 में यह घाटा और बढ़ गया। 1,58,982 करोड़ रुपए का बैंक को लाभ होता है 2016-17 में, तो घाटा हो जाता है 1,68,469 करोड़ रुपए का, यानी 11,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस और जुड़ जाता है। 17-18 में तो स्थिति सबसे बुरी हो गई, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन का दौर था, तो इस दौर में एनपीए बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1,55,585 करोड़ रुपए बैंकों को लाभ हुआ, लेकिन बैंकों पर एनपीए जो था वो 2,70,995 करोड़ हो गया, यानी 85,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बैंकों को। तो बैंकों ने अपने आप को दिखाया कि हम लॉस में 85,371 करोड़ हैं। और 18-19 में इलेक्शन ईयर के वक्त में 1,49,804 करोड़ का अगर प्रॉफिट था, तो एनपीए 2,16,410 करोड़ का हो गया, यानी 66,606 करोड़ फिर नुकसान हो गया। यह एक ऐसी कहानी है जिसको सरकार या आरबीआई बताना नहीं चाहती और बार बार इसको कह के नहीं बताती है कि हम तो रिटर्न ऑफ कर दे रहे हैं। और रिटर्न ऑफ का मतलब यह होता है कि सरकार बैंकों में जो कर्ज दिया गया पैसा है, उस पैसे को सरकार छुपा ले जाती है। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब सरकार अपने तौर पर पैसे को छुपा ले जाती है, तो हमको लगता है यहां पर संसद के भीतर दिए गए उस जवाब को जरूर आपको जानना चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। उस डॉक्यूमेंट्स में इस बात की जानकारी दी गई कि दरअसल लोकसभा में जब फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का जवाब सुनिए, उनका कहना है कि आरबीआई की गाइडलाइन को ही बैंक बोर्ड मानता है और नॉन परफॉर्मिंग लोन जो है, जिसको हम लोग एनपीए के तौर पर जानते हैं, वो 4 साल में अगर नहीं लौटाया गया तो उसको मान लिया जाता है वो लौटेगा नहीं। तो ऐसे में बैलेंस शीट को तो हमको बैंक की ठीक रखनी है, क्योंकि आने वाले वक्त में उस बैंक को जब हम बेचने निकलेंगे तो बैलेंस शीट पहले देखी जाती है। कोई भी खरीदार देखता है इसकी बैलेंस शीट कैसी, तो बैलेंस शीट ठीक रखने के लिए हम लोग रिटर्न ऑफ कर देते हैं और यह ऑटोमेटिक की प्रक्रिया में आ गई। यानी इससे पहले सरकार की इजाजत लेने जानी चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे यह हो गया कि सरकार ने आरबीआई को कहा, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दे दिया और सारी चीज ऑटोमेटिक होने लगी। यानी किसी के पास जाने की जरूरत अब नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज का हिस्सा था कि बैलेंस शीट साफ दिखाई दे, और इसी के हिस्से के तहत 2018-19 में 2,36,265 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ कर दिए गए। ये लोकसभा में दिया गया जवाब है, जो आखिरी जवाब दिया गया है। 2019-20 में 2,34,170 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, रिटर्न ऑफ कर दिए गए, बैलेंस शीट से हटा दिए गए। वसूला जाएगा, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है, लेकिन कैसे क्यों वसूला जाएगा इसका भी एक डाटा आपको बतलाते हैं। लेकिन अप्रैल से दिसंबर पिछले साल 1,15,038 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ कर दिए गए। जो रिटर्न ऑफ की टोटल रकम थी वो 5,85,473 करोड़ थी। इसमें से जो वसूली का जिक्र आया कि आपने वसूल कितना किया, सिर्फ 68,000 रुपए, यानी 5,85,000 करोड़ में से आप वसूल कर पाए सिर्फ 68,000 रुपए। इसके अलावे जो रिकवरीज हो रही थी वो जो दिखाया गया
वह 3,68,000 की रिकवरी दिखाई गई, लेकिन वो रिटर्न ऑफ का हिस्सेदारी नहीं थी। इसका मतलब है कितनी बड़ी तादाद में इस देश की जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है, उसको सरकार के इशारे पर, आरबीआई के गाइडलाइन के तहत और बैंक कर्मियों की मिलीभगत की वजह से क्या इन चीज़ों को देना पड़ता है कॉरपोरेट को और बिजनेस हाउसेस को, और वो पैसा लौट के नहीं आता है। तो सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिसमें चीज़ें रिटर्न ऑफ होती चली जाए, और ये रिटर्न ऑफ जब होती चली जाएगी, बैलेंस शीट आपको दिखाई तो देगी, लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और उस बैंक की कीमत धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जो 1 लाख रुपए में बैंक खरीदा जा सकता था, आने वाले वक्त में कहा जाएगा 10,000 में ले लीजिए। तो सामने वाली पार्टी उसको 10,000 में ले लेगी, लेकिन उसको उस दफ्तरों से लाभ होगा, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ होगा। इस पर हर कोई चुप्पी साध लेता है और इस पर कोई कुछ कहना नहीं चाहता है कि हां, यह पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट ट्रांसफर हम कर रहे हैं। इस पर एक अजीबोगरीब खामोशी अगर आ जाती है, और ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि अगर आज की तारीख में एनपीए घट कर जो सरकार दिखा रही है वो 7,56,560 करोड़, यानी 7,56,560 करोड़, लेकिन यह जो एनपीए में जो रिटर्न ऑफ किया गया है, अगर उस रकम को जोड़ दीजिएगा तो ये 7,56,000 बढ़ के लगभग 18 लाख करोड़ के हो जाएंगे। और अगर इस 18 लाख करोड़ के भीतर में और आप एक्सरसाइज करनी शुरू कीजिएगा और ये जानकारी हासिल करिएगा कि आखिर में माफी जिनको दे दी गई उसको भी मिला दें तो कितना हो जाएगा, तो ये 25 लाख करोड़ से ज्यादा की परिस्थिति में आ जाएगा। और अगर जो सरकार ने इस बीच में जिक्र किया, हमने 1.5 लाख करोड़ इसमें दिया, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में 1 लाख करोड़, उन सबको भी अगर जोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब है कि बैंकों में जमा जो भारत की जनता का पैसा है वो तकरीबन 146 लाख करोड़ का है। इस पैसे में से लगभग 20-30 लाख करोड़ रुपए निकल गए तो किसे फर्क पड़ता है। इस देश के भीतर की जनसंख्या 130 करोड़ है। इस 130 करोड़ में अगर इस देश के 20-30 करोड़ लोग मर भी जाएं तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है, यह सवाल है। क्योंकि कमोवेश हर क्षेत्र की स्थिति यही है। किसान अगर खुदकुशी कर रहा है, मजदूर 2 जून की रोटी ना मिल पाने की खुदकुशी हो रही है, भूख की वजह से इस देश में मौतें हो रही हैं, और भूख के इंडेक्स पे भारत का नंबर 117 देशों में 100 के पार की स्थिति में आ गया है। भारत के पड़ोसियों की स्थिति भारत से बेहतर है, और इकोनॉमी हम अगर 5 लाख करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, यानी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं, तो सब चीजों को जब आप मोनेटाइज कर दीजिएगा और सब चीज बेचने की स्थिति में आ जाइएगा तो 5 ट्रिलियन क्या 500 ट्रिलियन की स्थिति में आप आ जाइएगा। आपने सारी चीजें सेल कर दी। इन बातों को लेकर क्या वाकई बैंक कर्मियों की इस हड़ताल, किसानों के आंदोलन और इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं, हमें लगता है उसे समझने के लिए एक आखिरी बात का जिक्र करना जरूरी है। क्योंकि अगर बैंक के भीतर की 9 यूनियन आज स्ट्राइक पे है, कल भी स्ट्राइक पे रहेगी। एलआईसी की यूनियन 18 मार्च को स्ट्राइक करेगी और 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के यूनियन जो है ये 17 मार्च को स्ट्राइक करेंगे। आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में बैंकों को ही रिकैपिटलाइजेशन करने की स्थिति में सरकार इस रूप में आ चुकी है कि अब ले दे के हमारे पास अगले साल जब हम आपसे बात कर रहे होंगे सिर्फ 8 बैंक बचेंगे, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, 8 बैंक। बाकी सारे बैंक इस दौर में ख़त्म होते चले जाएंगे। जो हिस्सेदारी जहाँ जहाँ पर है, जितनी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके ठीक पैरेलल में एक दृष्टि आखिर में आपको इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से क्रिएट किए गए उन पीएसयूज पर भी अध्ययन करना होगा। क्या इस देश के पीएसयूज के कर्मचारी किसी दिन निकल कर आ पाएंगे? वो एयर इंडिया के कर्मचारी हो, वो कॉन्कर के हो, भारत पेट्रोलियम के हो, वह हंस जो हवाई जहाज है उस पे हो, या फिर अलग अलग कंपनियों का जिक्र अगर हम आपसे करना शुरू करें तो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत पंप कॉर्पोरेशन है, स्कूटर्स इंडिया है, हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, हिंदुस्तान फ्री लैब लिमिटेड है, नागरकार स्टील ऑफ एनडीएमसी है, पवन हंस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आईएमपीसीएल है, आईटीडीसी है। इनमें कर्मचारियों का जिक्र जब हमने करना शुरू किया तो यहाँ भी लगभग 33,269 कर्मचारी काम करते हैं जिनकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। निजीकरण के साथ इनका रोजगार भी जाएगा, क्योंकि निजीकरण का आखिरी सच यही है, वह टेक्नोलॉजी
और इस दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता है कि ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कम कीजिए और अपने तरीके से जो इंटेलिजेंस है उसको लेकर जो नए नए थॉट्स आ रहे हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, तो भारत के भीतर में लगभग इसी दौर में जब प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का खेल इस देश में शुरू हुआ तो कितनी नौकरियां जा चुकी हैं, तकरीबन 3 लाख नौकरियां सिर्फ इसकी वजह से गई है। और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर अब ये प्रक्रिया में और तेजी आएगी अगले 2-3 साल में। और वही सवाल, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, उस सोने की चिड़िया का मोनेटाइजेशन कर दिया जाए तो भारत सोने का हो जाएगा। लंका भी सोने की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।